नमस्कार। मोहम्मद रफ़ी साहब का एक शेर है कि गम भी तन्हा है और खुशी भी तन्हा, इस कदर क्यों है ज़िंदगी तन्हा। पता है तन्हाई कब आती है? जब आपका दिमाग कहीं, आपका शरीर कहीं एक दूसरे के साथ संतुलन में नहीं होते हैं। जब दिमाग कुछ और सोच रहा होता है, शरीर कुछ और कर रहा होता है, एक अजीब सी बेचैनी, एक बेख्याली और कहीं न कहीं ऐसी जगह खोई रहना कि आप अपने साथ ही खुद ना हो। और ज़िंदगी में सोच के चलिए कि अगर आप ही अपने साथ खुद नहीं है तो दूसरा कोई आपके साथ में कैसे होगा? एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है जिससे हम सब जूझते हैं लेकिन इसका जवाब नहीं जानते। तो आज इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण शख्सियतों को आमंत्रित किया है, जो देश ही नहीं विदेश में भी इस कार्य क्षेत्र को लेकर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम के ज़रिए हम जानेंगे कि किस तरह से हमारी जो माइंड की कहीं, बॉडी को कहें उसको बैलेंस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम एक दूसरे से जोड़कर अपना जो एम कहें, जो लक्ष्य कहें वो हासिल करें और सबसे बड़ी बात मन का सुकून हासिल करें। तो सुकून के लिए, तसल्ली के लिए, इत्मीनान के लिए और लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं हमारे आज के बेहद महत्वपूर्ण शख्सियतों से। चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि का। नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनूलिया और आप देख रहे हैं क्रेडिट टीवी का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम। नाम है शिक्षा सरोकार और सीजन है दूसरा। और आज का, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था, कि बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगर आज के कार्यक्रम को अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं और हमारे जो गुणीजन जुड़ने वाले हैं उनके बताए हुए रास्ते पर अगर चलने की कोशिश करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप अपने जीवन में न केवल सुकून बल्कि सक्सेस भी हासिल कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे साथ में जुड़ी हुई रीना चड्डा जी। रीना जी का स्वागत करते हैं। रीना जी, नमस्ते। आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, जिससे कि हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू। मुझे लग रहा है मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे चुना यहाँ पर। थैंक यू। जी, जी, जी। दर्शकों को बताना चाहूँगा, रीना जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। मुंबई आप जानते हैं एक ऐसा शहर है, जब इसका नाम ज़हन के अंदर आता है तो एक अजीब-सी सरसाहट ना केवल दिल में बल्कि दिमाग में दौड़ने लग जाती है कि क्या रफ़्तार होगी। तो उसी रफ़्तार भरी ज़िंदगी से रीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये एक पर्सनल काउंसलर हैं और आरएबीटी ट्रेनर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, सर्टिफाइड एक्सेस कॉन्शसनेस एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही साथ में शमन, और इनर ब्यूटी मास्टर ट्रेनर भी हैं और इसके अलावा एनर्जी हीलिंग के लिए भी अद्भुत कार्य करती हैं, ज्योति स्वरूपी के रूप में भी कार्य करते हैं। इन्होंने अपनी एक संस्था जो चलाते हैं जिसका नाम है सुकून हीलिंग सेंटर, जिसके जरिए करीब 400 से भी अधिक जिंदगियों को मात्र पिछले 2 साल के अंदर टच कर चुकी हैं। और आप ये देखिए कि इस जरा से वक्त के अंदर ही इन्होंने ना केवल हर तबके की बात करूं, हर उम्र के लोगों को भी टच करने की कोशिश की है, जिससे उनका आध्यात्मिक और आत्मिक विकास हो सके और बेहद अच्छे ढंग से कहें जिससे हम लोग वो ग्रोथ कर सके। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है और अब मैं अगली शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं साकेत तिवारी जी। साकेत जी, आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज इस मंच के ऊपर हमारे साथ में हैं। दर्शकों को बताना चाहूँगा, साकेत जी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। बिलासपुर झांसी एक ऐसा क्षेत्र, जब नाम आता है तो आप सोच सकते हैं कि आज़ादी की बात करें, देश के अंदर रवायतों की बात करें, साहित्य की बात करें तो उसके अंदर अद्भुत कार्य रहा। तो ऐसे क्षेत्र से बिलासी है। साकेत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये CFMW ABPP AFF ABF एक्सेस कॉन्शसनेस के जरिए जुड़े हुए हैं। इन्होंने NLP प्रैक्टिशनर के तौर पर शुरुआत की थी 2016 के अंदर और उसके बाद में अलग-अलग जो मॉडलिटीज़ उनके अंदर कार्य करते हुए, चाहे EFT की बात करें या फिर और जो है उनके ज़रिए एक ही ड्रीम लेके चले कि मैं लोगों की ज़िंदगी के अंदर जितनी भी समस्याएँ हैं उनको दूर कर सकूँ और इसके लिए उतर पड़े इस फील्ड की तरफ, उस प्रोफेशनल लाइफ को छोड़कर जहाँ से ये चाहते तो अपने लिए बहुत सुकून भरी ज़िंदगी बिता सकते थे। इनके इन्हीं कार्यों को लेकर और ख़ासकर जो कोविड के दौरान जो इन्होंने कार्य किया था उसको लेकर डीडी न्यूज़ के अंदर और अलग-अलग चैनल्स के ऊपर इनके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज कवर हुई। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है साकेत जी कि आप इस मंच पे हमारे धन्यवाद। साथ में जुड़े हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। और दर्शकों में मिलवाना चाहूँगा हमारे साथ में जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत, नाम है निसरीन पोरबंदरवाला जी। निसरीन जी, आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और दर्शकों की मांग पे हमने आपको पुनः आमंत्रित किया था, जिसके ज़रिए हम बहुत सारी बातें जान चुके हैं। दर्शकों,
वैसे तो आप जानते हैं निसरीन जी एक चिर परिचित नाम हो चुका है इस मंच के लिए, जैसे आप लोग बार-बार आमंत्रित करते हैं और हम इन्हें निमंत्रित करते हैं। निसरीन जी वर्तमान में यूएई से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ की फाउंडर हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करूँ तो एक लाइफ कोच के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। एनएलपी एक्रीडेटेड ईएफटी प्रैक्टिशनर के तौर पर हैं और ये जैसे मैं बता रहा था इनकी संस्था चलती है इनफाइनाइट रीप्रोग्राम इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, उसके फाउंडर भी हैं। इनकी अगर मैं कुछ ज़रा सी अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें जो टॉप 10 लाइफ कोचिंग प्रोवाइडर इन इंडिया 2022 के अवार्ड से नवाजा गया था। साथ ही साथ में इन्हें विमेन लीडरशिप अवार्ड 2022 भी दिया गया था और इन्हें इंडिया 100 विमेन आइकन अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा परफेक्ट अचीवर अवार्ड 2021 भी इनको मिल चुका है और ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ कोचिंग के लिए। और इसके अलावा भारतीय यूथ फेस ऑफ इंडिया अवार्ड फॉर लाइफ कोच 2021, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड 2021 और इस तरह के बहुत सारे अवार्ड हैं जो इनके नाम पे दर्ज है। ये एक रेगुलर कॉलमिस्ट के तौर पे भी जुड़ती हैं अलग अलग मैगजीन्स के जरिए और परफेक्ट वुमेन मैगजीन के तौर पे तो निरंतर रूप से कार्य कर ही रही कि एक जो कि किताब जिसके अंदर इनकी स्टोरी जो फीचर हुई थी उसका नाम था लाइफ लेसन्स ऑफ विमेन ओवर 40। बहुत बहुत धन्यवाद निसरीन जी कि आपने भी अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। दर्शकों हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं देख रहा हूं कि आपके सवाल भी आने लग गए हैं, तो अब मुझे सवालों का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। तो पहला सवाल मैं निसरीन जी से लेना चाहूँगा। निसरीन जी, जब हम बात कर रहे होते हैं अपने फीलिंग्स को लेकर और भावनाओं को लेकर, सोच विचार को लेकर, तो आखिर इनके मायने क्या हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें तो हमारे जीवन के अंदर आती रहती हैं, हम कितनी बातों को फीलिंग्स मान लें, कितनी बातों को ये माने कि दूसरों ने हमें कह दिया तो हमने वैसा सोचना शुरू कर दिया। क्या विचार है? ये बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग जब भी व्हेनेवर वी आर गोइंग थ्रू आवर डेली लाइफ, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में होता रहता है और हमको पता भी नहीं चलता है कि क्या चीज हमको दुख दे गई या क्या चीज हमको इफेक्ट कर गई। वी डोंट रियलाइज दैट एंड व्हाट हैपेंस इज हम लोग वो चीज को लेकर हम लोग अपने दिल पे लगा के बैठ जाते हैं and that actually causes us a lot of problem। अगर वो जो अपना जो इमोशंस है उसको बराबर तरीके से हम लोग हैंडल नहीं करते हैं तो उसका रिपरकशंस बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी ने मुझे कुछ कहा जिसकी वजह से मुझे बुरा लग गया या मुझे गुस्सा आया एंड मैंने वो इमोशन को बॉटल कर दिया। अगर मैं बॉटल कर देती हूँ तो उससे क्या होता है कि बाहर तो मैं बहुत शांत दिखती हूँ लेकिन अंदर मेरे अंदर एक ज्वालामुखी starts boiling, the lava starts boiling within me and then वो इतना बढ़ता जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब एक छोटी सी बात, इनसिग्निफिकेंट ऐसी बात लगती है लेकिन मेरे लिए इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि मैंने इतना सारा बॉटल किया हुआ है तो आई विल बर्स्ट आउट एंड देन जो सामने वाला जो पर्सन है उसको ऐसे लगेगा कि मैंने ऐसा क्या बोला या मैंने ऐसा क्या किया कि आई डिड नॉट वारंट सच अ ह्यूज रिएक्शन। तो इसके वजह से वी हैव टू प्रोसेस आवर इमोशंस प्रॉपर्ली। अगर हम लोग अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं करते हैं देन दिस कैन हैपन। थोड़े टाइम पहले एक एक वाकया हुआ था। स्टेज के ऊपर एक बंदे ने उसकी वाइफ के बारे में थोड़ा मजाक में कुछ बोला and that guy got so aggravated that he came on stage and he slapped the host। देखने वाले को लगा कि ये तो बहुत मामूली सा एक इंसिडेंट था, इसके अंदर क्यों उसको स्लैप करना पड़ा। लेकिन वो जो बंदा था उसको ऐसे लगता था नो आई एम स्टैंडिंग अप फॉर माय वाइफ एंड ही गेव ऑल पॉसिबल excuses for his action। लेकिन basically if you go to see, it was because of unresolved emotions which were there within him, which he had not really worked on, not given it the proper treatment that it required। that is the reason why उसने इस तरह से react किया। लेकिन उसको after all that happened, that's when he realized कि उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हो गया है क्योंकि then lots of people started telling him what you've done is bad and all those things।
सो हम लोगों को पता नहीं चलता है when we are doing certain things, we don't know what repercussions we have to face, and that is the reason why we have to process our emotions in the correct way when when we have the time. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निसरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सी बात और बहुत स्पष्ट शब्दों में आपने रखी है। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी का भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देखते हैं हम इसमें बेहद महत्वपूर्ण शख्सियतों को लेकर आते हैं जो अपने अनुभवों का जो पिटारा होता है उसमें बहुत बरसों की जो कमाई होती है वो आप लोगों के ऊपर बिल्कुल उदारता से बौछार कर देते हैं। तो आज भी हमारे साथ जो महत्वपूर्ण अतिथि जुड़े हैं वो इसी तरह से कर रहे हैं कि अपने अनुभवों की जो विरासत है वो आपके साथ बांटने के लिए लगे हों। तो इनके लिए इतना तो बनता है कि हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को अधिकाधिक लोगों तक शेयर करें ताकि जो इनकी बातें कहें वो अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगला सवाल मैं रीना जी से लूँ उससे पहले एक सवाल से पहले मेरे दाग दहलवी साहब का एक शेर ध्यान में आता है। शेर कुछ इस तरह की, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बहुत महत्वपूर्ण सी बात निसरीन जी ने यहाँ पे कही कि कहीं ना कहीं भावनाओं का बड़ा रोल होता है, जो इमोशंस उनका बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर हम लोग भारत की बात करें, हम आसपास की बात करें, तो हम उन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा नकारने की कोशिश करते हैं। फिजिकल हेल्थ में हम बहुत ध्यान देते हैं, ऐसा हो गया, मोटा हो गया, पतला हो गया, बीमार हो गया, अच्छा हो रहा है, सारी बातें ध्यान रख लें। लेकिन मानसिक रूप से और जो भावनात्मक रूप से आदमी कितना टूट रहा है, कितना समर रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि भारत के अंदर इस तरह का जो परिप्रेक्ष्य जो देखने को मिलता है उसकी वजह क्या है? और क्या लगता है आपको कि भावनाओं को ज़्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए? जैसे अक्सर कहते हैं नहीं, तो बच्चा रो दिया तो अच्छा तू लड़का है क्या, तू लड़की है क्या जो रोएगा? ऐसे बहुत सारी बातें हम देखते हैं, छोटी-छोटी बातें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो उसमें उनकी भावनाओं को नकार दिया जाता है कि भैया कि तू लड़का है तो तू रो नहीं सकता, तू लड़की है तो तू ऐसा नहीं करेगी। तो वो आदमी अपनी भावनाओं को ज़ाहिर नहीं कर पाता, छिपा रहता है उसके पास में, बस कहूँ या ना कहूँ, कहूँ या ना कहूँ, और भीतर ही भीतर वो टूटता रहता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? मुझे ये लगता है कि भारत में खास तौर पे हम लोग वही करते हैं जो हमारे एल्डर्स ने हमेशा किया है कि ये आदमी का काम है, ये औरत का काम है, ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। हमारा पास्ट का, हमारी जो फैमिली में है, हम जो सोसाइटी में है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर इतना ज़्यादा है कि हम कभी सोचते ही नहीं है कि जो हम कर रहे हैं, शायद इससे अलग भी कुछ हो सकता है। इसलिए जब कोई हीलर के पास जाना हो या काउंसलिंग के पास जाना हो, तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि क्या मैं पागल हूँ? मुझे हीलिंग की क्या ज़रूरत है? अरे मैं तो मर्द हूँ, मुझे तो दर्द नहीं होना चाहिए। सो ये जो सारी जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, इसको हम कभी भी चेंज नहीं करते बिकॉज़ इमोशनल एजुकेशन इज़ द लीस्ट टैप्ड एरिया इन इंडिया। हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को हम दूसरे को देख के हम समझते कि हमको क्या करना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि हमारा जो फिजिकल है, शायद मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इमोशनल वेट, कि आपका वेट गेन इमोशन से, स्ट्रेस से भी होता है। अगर आपका स्ट्रेस कंट्रोल में आए तो आपका वेट भी कम हो सकता है, मगर हम लोग को ये लगता है खाली खाने से ही हो सकता है। तो इमोशंस को इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कभी दी ही नहीं जाती। हम लोग को ये नहीं पता होता कि हमारे अंदर जो चल रहा है उसके कारण हम बाहर, हम हमेशा बोलते आ रही है तो बहुत चिढ़ता है, इससे बात मत करो यार, ये तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के गुस्से को कभी उसने सॉल्यूशन दिया ही नहीं है। बड़ी बात, बड़ी We बात। don't look into our trigger points. What are our trigger points? अगर किसी को बोलते अरे तू तो काला है, तो वो इमीडिएटली बोलते तू मेरे रंग के बारे में क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि उसको हमने टैबू बनाया हुआ है टैबू पर बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कि तू पतला है, तू मोटा है, तू लंबा है, तू छोटा है। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जब हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, तो वो हमारा ट्रिगर पॉइंट बन जाती है। हम्म, मगर आप बोलो ठीक है मैं मोटा हूँ, तो क्या हुआ? आई लव माय बॉडी। The moment you say this, you are in a positive zone. Your energy is different. हमको वो पता ही नहीं चलता कि ये चीज हम ऐसे भी बोल सकते हैं। जिस वक्त अगर हमको अपनी भावनाओं को हैंडल करना आ जाएगा, इसीलिए हीलिंग एंड काउंसलिंग एंड थेरेपी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टुडेज लाइफ, बिकॉज स्ट्रेस लेवल बहुत हो गया है, बट किसी ने हमको सिखाया नहीं उसको हैंडल कैसे करना है। बोलते हो जाएगा भैया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कैसे होगा? किसके पास जाए?
कौन मुझे बताएगा कि किस अलग तरीके से हम सोचें। हमको एक ही पैटर्न है। यहाँ तो हम लोग पहले जमाने में होता था, बड़े बूढ़ों के पास चले जाते थे, दोस्त के पास चले जाते थे, दोस्त बोलते छोड़ यार, तेरी बीवी झगड़ा कर रही है, मेरी भी करती है, सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत क्योंकि ये महत्वपूर्ण तो बात कॉमन है। ये तो कॉमन है। बिजनेस कर रहे हो तो स्ट्रेस तो आएगा ही, कॉमन है। मगर आप ये भी तो सोच सकते हो कि हम ये स्ट्रेस में अगर नहीं लूं तो मेरी बीवी के साथ अगर मेरे को रिलेशन अच्छा बनाना हो तो कोई है जो मुझे बता सके कि मुझे रिलेशन कैसे अच्छा बनाना। इसलिए अपने इमोशंस, अपने भावनाओं के ऊपर कंसंट्रेट करना और उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है आजकल के समय में। प्रणाम करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण बात रीना जी ने यहाँ पर कही है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक परंपरावादी सोच जिसे कहते हैं उसके शिकार हैं। हमने परंपराएं गढ़ रखी हैं कि हमें ये चीज़ मिली और हमें आगे इसी तरह से बितानी है चीज़ें। और एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात रीना जी ने यहाँ पे कही कि हमने अपने आप के बिलीफ सेट कर रखे हैं। भैया सबकी बीवी ऐसे करती हैं, सबके पति ऐसे करते हैं, सबके बच्चे ऐसे करते हैं और सबके माता पिता ऐसे करते हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं है प्रेजुडिस हो जाना, ये भी हमारे लिए बेहद खतरनाक है। इसकी वजह से हम लोग सोच नहीं पा रहे होते कि भीतर दरकन कितनी ज्यादा हो रही, दरार कितनी पड़ रही, कितना हम खुद ब खुद बिखरते जा रहे हैं। और हो जाएगा का सवाल जो खड़ा होता है उसका जवाब होना चाहिए, वो हो जाएगा नहीं होता है, कैसे होगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक हम उसे विचार नहीं करते तब तक बात नहीं बदले। विचार हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम बिलीफ से बाहर नहीं निकलेंगे। ये चीजें परंपराएं नहीं है। परंपराएं वो चीजें हो सकती है, जीवन जीने का जो ढंग है, सुकून है, वो परंपरा नहीं हो सकती। वो आपकी निजी बात है कि आपको उससे सुकून मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये आपका मन जानता है और आप जानते हैं। तो उन चीज़ों को, उन आडंबरों को कहीं या उन परंपराओं को उनको थोड़ा सा हट कर सोच कर देखिए कि आप कहीं किसी तकलीफ में तो नहीं है, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप हैं, तो जैसा कि अभी रीना जी कह रही थी कि आप बेझिझक होकर किसी काउंसलर से मिलिए, जो इस तरह के जो एक्सपर्ट होते हैं हमारे मंच पर जो बैठे हैं उन लोगों से मिलिए और सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब आपके दांत में दर्द हो रहा है, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएंगे तो आपका सही मशवरा नहीं मिलने वाला है। तो जो व्यक्ति है उसी से उसकी सलाह मशवरा करें तो बेहतर हो सकता है। कोई व्यक्ति लॉयर अच्छा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो काउंसलर अच्छा हो। तो अगर अच्छा जो व्यक्ति है उसका उसी के साथ में आप अनुसरण करें तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है रीना जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और अगला सवाल मैं आप ही की बात को लेते हुए साकिब जी से उठाना चाहूँगा। साकिब जी, यहाँ पर एक बात बेहद महत्वपूर्ण आई बिलीफ को लेकर कि बिलीफ का बड़ा रोल होता है, परंपरावादी सोच का बड़ा रोल होता है कि हमें जीवन में ऐसा करना है, ऐसा होना है, ये होना है। तो ये हमारी जो माइंड बॉडी जो कनेक्शन की जो हम बात करते हैं उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ जब हम मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे होते हैं कि हमारे सपने साकार हो, हम ऐसी चीजें हों, तो उसमें इस चीज का कितना रोल होता है? क्या ये बहुत ज्यादा बड़ी अड़चन होती है या फिर इसको बिल्कुल आराम से उतारा भी जा सकता है? क्या कहना चाहिए? बिलीफ जो है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हमारे अवचेतन मन में बैठा हुआ एक प्रोग्रामिंग है जो हम बहुत समय से स्टोर करके रखते हैं। जैसे बिलीफ और मैनिफेस्टेशन को लेके अगर हम बात करें तो हमने देखा होगा कि बचपन में बहुत तरीके की बात जो है वो पैसे को लेकर, रुपये को लेकर के होती है। बिलीफ मैनिफेस्टेशन के ऊपर हम जाते हैं तो जनरली लोगों का मैनिफेस्टेशन होता है कि हम कुछ क्रिएट करें लाइफ में जो हमारी अर्निंग बढ़ाए या हमको एक बेहतर मुकाम पे पहुंचाए। तो बिलीफ में आप देखेंगे कि जैसे पैसे पेड़ पे नहीं उगते, कठिन परिश्रम से पैसे कमाए जाते हैं, आपको पैसे कमाने हैं तो कुछ गलत रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा। ये तमाम तरीके की बिलीफ्स हैं जो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। और जब हम काम करने लगते हैं और कोई चीज अगर हमें सरलता से मिलने लगती है तो हमको लगता है कि ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा बिलीफ ये कहता है कि जो बचपन में हमने सुन रखा है, अपने अवचेतन मन में चीजों को स्टोर करके रखा हुआ है कि कठिन परिश्रम के बिना तो धन नहीं कमाया जा सकता, और सरलता से अगर हमें कोई रास्ता दिखाई पड़ता है तो हमें लगता है कि ये कोई ट्रैप है या कोई जाल है और हम इसके माध्यम से धन का अर्जन नहीं कर सकते हैं, हम चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बिलीफ जो है हमारी बॉडी के लिए, हमारी माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ जो है, जिस तरीके का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, जो बिलीफ से निकल के आता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं और जैसा हम जीवन जीते हैं, उसी तरीके की चीजें जो है हमारे वास्तविकता में प्रदर्शित होती है। आपका बाहरी संसार जो है कहीं ना कहीं आपके भीतर का प्रतिबिंब है, और वो भीतर का प्रतिबिंब जो है आपके बिलीफ से जुड़ा हुआ है। जैसा आप बिलीव करेंगे वैसा आपका जीवन जो है वास्तविकता में निकल के आएगा।
चलिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, यानी कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही संसार हमें अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर नजर आता है। दर्शकों, साकिब साहब की इस बात को देखिए हम लोग, तो हमें सोचना अच्छा शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बेहतर आप सोचेंगे उतना अच्छा संसार आपके आसपास निर्मित होगा। इस बात को लेकर मुझे छोटी सी कहानी याद आती है जो यहाँ सुनाने की इजाजत चाहूंगा। कि कुम्हार था, मटके बनाया करता था, और एक दिन उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि थोड़ा सा सर्दियों के से दिन चल रहे थे। अब मटके ठंडा पानी पिए कौन, तो उसने सोचा कि चिलम बना ही लेता हूँ कि लोग चिलम को पी लेंगे। तो उसने चिलम बनानी शुरू की। तो उसकी पत्नी आई और पत्नी ने आके उसे रोका, बोले क्या कर रहे हो, बोले चिलम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चिलम बनाओगे तो नुकसान होगा, अपने ऐसा करो कि थोड़े दिनों में गर्मी आने वाली है तो अपने मटके बनाना शुरू कर दो। और उसने उसे फायदे बताए, बोले इससे देखो मटके से लोगों को इतना इजाफा फायदा हो सकता है, इतना ठंडा पानी मिलेगा। और उसने उसी को, मिट्टी को छोड़ा, चिलम को, और मटके बनाना शुरू कर दिया। जैसे मटके बनाना शुरू किया, मिट्टी में से एक आवाज आई, और मिट्टी की जो आवाज आई वो बेहद महत्वपूर्ण बात थी। उसने कहा, बोले अभी तो चिलम बना रहे थे ना मुझसे, फिर मटके बनाने का ख्याल क्यों आया। कुम्हार ने जो एक बेहद महत्वपूर्ण सी बात वहां पर जो कही, वो ये कही कि बोले अब मेरी सोच बदल गई है। फिर जो मिट्टी जो उत्तर देती है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बोले तेरी तो सोच बदली है, मेरा तो संसार बदल गया है। अगर तू मुझसे चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब तू मुझसे मटके बना रहे हैं तो देख, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता दूंगी। तो साकिब साहब की बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि सोच है वो अच्छी रखिए। आप देखिएगा कि आप बेहद अच्छा जीवन में कर पा रहे हैं। अगर आप जलने की कोशिश करेंगे, दूसरों को जलाने की कोशिश करेंगे, दूसरों को जलाने से पहले खुद जलना पड़ता है। दूसरों को शीतलता देने से पहले खुद को शीतल होना पड़ता है। तो आप अपने भीतर जैसे होंगे वैसा ही बाहर दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साकिब जी। और मैं अगला सवाल फिर से एक बार रीना जी की तरह, निसरीन जी की तरफ लेकर बढ़ना चाहूँगा। निसरीन जी से एक ये भी बात आती है कि जब हम बात कर रहे होते हैं इमोशंस की, तो ये भी कहा जाता है कि इमोशंस को अपने आप में बहने देना चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा रोकथाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, तो अगर ऐसा हम लोग करने की कोशिश करते हैं, इमोशंस को अगर मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है या हार्मफुल रहता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। Very nice question, because there is always two sides to every coin. हम लोग there are two schools of thoughts. कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा जो भी इमोशंस है सबको जाहिर कर देना चाहिए, एंड देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट जो बोलेगा कि नहीं, जितना तुम लोगों के सामने अपना ज्यादा बताओगे तो पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू, सो चुप रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज what is you what is your heart telling you, how is it that you want to live your life. क्योंकि हम लोग when you are thinking about harmful or you know good ways of handling your emotions, अगर उसके बारे में बात करेंगे, the most important thing is to be you. अगर I am not me, मैं किसी और के बारे में सोच के मैं सोच लेती हूँ, अरे मैं अगर मेरा जो इमोशंस है सबको बताऊंगी तो व्हाट विल पीपल थिंक। जैसे आपने बताया था कि छोटे बच्चे हैं, उसको बोलेंगे कि लड़का होके रोएगा क्या, या लड़की होके रात के टाइम बाहर जाओगे क्या। ये सारा दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, आई एम नॉट टेलिंग दैट दे आर नॉट, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं ना, so we have to follow the norms, but that does not mean that you give up your own essence. क्योंकि जब हम अपना एसेंस गिव अप करते हैं and we start you know living according to what others are telling us to do, एक टाइम आता है when we become people pleasers, and people pleasing के अंदर again जैसे मैंने बोला था कि हम लोग we start bottling up our emotions, and then एक ऐसा टाइम आता है कि you know बहुत ज्यादा खराब तरीके से हम लोग रिएक्ट करते हैं। सो द ओनली थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि एक अगर एक लेक है और उसका पानी शांत है, यू कैन सी योर फेस इन दैट वाटर, बट इफ यू पुट अ स्टोन एंड वहां रिपल्स आ जाएगा, तो कैन यू सी योर फेस इन दैट वाटर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पहले if there are certain things that I want around me, मुझे पहले वो चीज अचीव करनी चाहिए। अगर if I am at peace, then only I will be able to you know give peace to people, I will be able to radiate that peace to people. इसीलिए you know when you are talking about how you're going to handle your emotions, the most important thing is what is it that you want to achieve out of this.
हम लोग we were not created as islands. We have to live in this society. We have to live with people. So we can't go around left, right and center, किसी का दिल दुखाना, किसी को कुछ भी बोल देना, वो हम नहीं कर सकते हैं as a part of a society. लेकिन that does not mean that we do not set boundaries for ourselves, so that कोई हम अगर किसी को का दिल नहीं दुखाएंगे, so we become people pleasers, so then people will take advantage of us. So we have to draw that boundary and understand where it is that you can give in, and where it is that you should probably say what you need to do, what need to say. बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, प्रणाम करता हूँ। कितनी सुंदर सी बात यहाँ पर निकल कर आई है। हम कुछ इस तरह समझेंगे, घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें जो ईंट लगाई जाती है, जो पत्थर लगाए जाते हैं, उन दोनों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाया जाता है। तो रूबड़ खाबड़ चीजें होंगी तो वो बैठ नहीं पाएंगे। निस्रिन जी ने बहुत खूबसूरती से इस बात को समझाने की कोशिश की कि समाज में सिर्फ हम नहीं हैं, हमारे साथ उस हम के अंदर बहुत सारी चीजें भी आती हैं, हमारे रिश्ते भी आते हैं, हमारे नाते भी आते हैं, हमारे आसपास के लोग भी आते हैं, समस्याएं भी आती हैं और समाधान भी आते हैं। तो संतुलन बैठाना बेहद जरूरी है कि संतुलन जब बैठाएंगे तो सारी चीजें बेहतर ढंग से हो पाएंगी। तो आप उनके साथ संतुलन बैठाइए, आप देखिएगा कि अच्छे घरों का निर्माण भी होगा, जहाँ पे सुख भी होगा, सुकून भी होगा, शांति भी होगा, समृद्धि जिसकी हम बात करते हैं वो भी आपके जीवन के अंदर होगी। तो यानी कि घर बनाना है तो दीवारों के बीच में तालमेल बैठाना शुरू कीजिए, पत्थरों की नोक को समझिए और ये देखिए कि मैं कहाँ इस चीज के साथ फिट हो सकता हूँ। ताले हैं, तालों की चाबी बनने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद निस्रिन जी। और फिर से मैं एक बार रीना जी की तरफ रूबरू होना चाहूंगा। रीना जी, जब हम बात कर रहे होते हैं इसी मैनिफेस्टेशन को लेकर बात कर रहे हैं, सपनों को कैसे साकार करें और पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग बीच में चल रहे हैं, तो हीलिंग का जब हम बात कर रहे होते हैं तो क्या हीलिंग है वो एक पर्सनल जो पर्सन होता है, एक व्यक्ति की जो बॉडी की जो एबिलिटी होती है उसको किस तरह से प्रभावित करता है, खासकर जब हम बात करते हैं कि वो एक पॉजिटिव आउटकम लेना चाह रहा होता है उस स्थिति के अंदर? तो जैसे आप शेर बोलते हैं वैसे एक शेर मैं भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि आलिफ जी ने कहा है कि उम्र भर यही गलती मैं करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। बहुत सुंदर। तो होता क्या है कि हमको ये गलत फहमी होती है कि शायद आईने में धूल लगी हुई है, मगर चेहरे पे धूल है ये काउंसलर और हीलर बता सकता है। हम लोगों को रोक नहीं सकते कि आप ताना मत मारिए, आप हमारे बारे में बुरा मत करिए, या आप हमारे को जज मत करिए, because everybody has their opinion. We can't stop people from telling what it. So I always tell as a counselor कि people will always throw stones on you. It is on you whether you want to make a heap of them or a nice castle out of them. हम अपनी सोच अगर ठीक करेंगे, हम खुद अगर अपने डॉक्टर बनेंगे तो कभी भी हम अपना इलाज ठीक नहीं कर सकेंगे। हम अगर प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो हमको बताएगा कि हम अपनी सोच थोड़ी सी भी चेंज करें, थोड़ा सा भी पॉजिटिव सोचे, तो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। बट वी आर ट्यून्ड टू सी ओनली नेगेटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। हमको बचपन से बताया गया है तू अगर फेल हो जाएगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा, चाय का ठेला चालू करेगा, पर जिंदगी में किसी ने ये नहीं बोला कि चाय बेचने वाला मंत्री भी बन सकता है। तो ये जो चीजें हैं हमको लाइफ में जिंदगी में हमेशा नेगेटिव एग्जांपल्स ही दिए हैं कि देखो तुमको ज्यादा खाना नहीं करना, मोटी मत बो, ये मत हो। तो जब हमारी सोच ही बदल जाती है, जब हम प्रोफेशनल के पास जाते हैं, वो हमारी अच्छाइयां हमको बताते हैं और वो ये बताते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आप में अगर कोई गलती है तो वो गलती को हम कैसे अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं। काउंसलर ऑलवेज टीचेस यू और अ हीलर ऑलवेज टीचेस यू हाउ टू डू फिशिंग रादर देन एवरी टाइम गिविंग अ फिश टू यू। कि आप एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 4 बार आएंगे, मगर जिंदगी में जो मुसीबतें वो तो नॉन स्टॉप आती रहेंगी। आप अपना हल खुद कैसे निकाल सकते हैं, वो सक्षमता हम आपको देते हैं। हम ये नहीं कहते आप हमारे पास आते रहिए, हम बोलते एक बार आइए तो सही। तो आई ऑलवेज से सुकून में आइए और सुकून लेके जाइए। सुकून में आइए, सुकून लेके जाइए। Because it is life is really beautiful. We have been taught to take stress. तुम काम नहीं करोगे, जैसे सकेत जी ने बहुत सही कहा है कि पैसे झाड़ पे नहीं लगते हैं, मेहनत नहीं करोगे तो कमा नहीं सकोगे। एक्सेस में यही सिखाते हैं, मनी इज एन एनर्जी, यू कैन अट्रैक्ट एज मच एज यू वांट। माय मेंटर हैज टॉट सो मेनी थिंग्स टू मी कि लाइफ में स्ट्रेस लेना एक आदत बन गई है हमको।
अगर हम बोलते कि अरे यार मेरे को जाना है अरे तो अभी तक बैठे हैं, हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आजू बाजू वाले स्ट्रेस दे देते। इट इज अ गिफ्ट गिवन बाय एवरीबडी टू अस एंड वी रिसीव इट विदाउट थिंकिंग। मैं सबको एक ही चीज बोलती हूँ, जैसे ये पेन पड़ा है मेरे पास, मैं आपके पास देख रही हूँ, आपको ये पेन पकड़ना है कि नहीं पकड़ना। ऐसे ही लोग आपके ऊपर बहुत कुछ फेंकते हैं, some thoughts, some point of view, stress, judgments, आपको वो लेनी है कि नहीं लेनी है, ये हीलर, काउंसलर, थेरेपिस्ट ये सब आपको बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात के प्रणाम करता हूँ रीना जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पे कही है दर्शकों। और मैं देख रहा हूँ रीना जी, आपकी बात से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सहमति दर्शा रहे हैं। दीपक दलाल साहब हैं, ईशान शाजी जी हैं, अनिल वाधवा जी हैं, सरस्वती जी हैं, रेखा जी हैं, ऋतु जी हैं, ढेरों में देख रहा हूँ दर्शक हैं जो आपके साथ में इस बात को लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से स्वीकार किया उन्होंने कि चीज़ें जब तक आप देंगे नहीं, जो आप शुरू से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में शामिल नहीं हो सकती। दर्शकों, कितनी महत्वपूर्ण सी बात है, हम स्पॉन्ज की तरह हैं। जब तक हम ऐसे किसी प्रशिक्षित गुरु के पास में नहीं जाएंगे जो हमारा मार्गदर्शन करे और हमें बताए कि कौन सी चीजें आपको भीतर लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, तब तक ये जीवन और हमारा व्यक्तित्व उसे स्पॉन्ज की तरह बना रहता है। हमारे पास जो आएगा हम उसे स्वीकार करते चले जाते हैं। लेकिन ऐसे जो मार्गदर्शक होते हैं वो हमें बताते हैं कि कौन सी चीजें हमारे जीवन में शामिल होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन सा आपको सही दिशा में लेकर जाएगा और कौन सा गलत दिशा में लेकर जाएगा। तो किसी तरह की परेशानी अगर जीवन में आ रही है तो जरूरी है कि अपने मन को शांत करें, स्थिर करें और ऐसे ही किसी गुरु के पास में जाएं और उनसे वार्तालाप करें, उनसे चर्चा करें और जानें कि आखिर मेरी समस्या का निदान क्या हो सकता है। क्योंकि आप अकेले खुद बैठकर अपना इलाज कर लें ये हमेशा संभव नहीं हो पाता, और खासकर जब समस्या बड़ी हो जाए, जब समस्या आपको ओढ़ ले, तब तो बहुत ही मुसीबत वाली स्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने से पहले और ये रास्ता लें कि आप ऐसे किसी एक्सपर्ट के पास में जाएं और जाने कि आखिर इसका क्या रास्ता हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। और अगले सवाल के तौर पर मैं साकेत जी की तरफ से रूबरू होना चाहूंगा। साकेत जी, यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स को लेकर बड़ी बात आ रही है कि नेगेटिव थॉट्स होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेस की बात करें, नेगेटिव इमोशंस की बात करें, वो किस तरह से हमारे जो माइंड बॉडी जो कनेक्शन होता है उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और जिससे कि हमारा जो मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस होता है उसको भी बाधा पहुंचती है। सर, इसमें ये मैं कहना चाहूंगा कि हम मैनिफेस्टेशन हर एक समय में कर रहे हैं। अच्छा, मैनिफेस्टेशन को लेकर के ये दिमाग में है कि पॉजिटिव चीजें ही हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम निगेटिव चीजों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज हम जो जीवन जी रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारा मैनिफेस्टेशन है। तो अगर आप नकारात्मक चीजों के ऊपर में फोकस करेंगे, आप जिस भी चीज के ऊपर में फोकस करते हैं वहीं ऊर्जा का प्रवाह होता है या वहीं एनर्जी फ्लो होती है। तो आज तक अगर हम किसी ऐसी परिस्थिति को जी रहे हैं जो हम नहीं चाहते कि हमको ये जीना है, तो कहीं ना कहीं हमने उसको आज तक जो है अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। तो हमको निगेटिव और पॉजिटिव छोड़ करके ये समझना चाहिए कि हमको क्या चाहिए। बनिस्बत हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमको क्या नहीं चाहिए और वो चीजें हमारे जीवन में आती, फिर हम कोसते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए था और ये मेरे जीवन में। तो उसको अगर हम सही दिशा में लेके जाएं, हम साइकिक रिसीवर हैं। हम हर एक समय में ऊर्जा जो है अपने शरीर से वाइब्रेशंस एमिट कर रहे हैं और उन्हीं वाइब्रेशंस के हिसाब से हम चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम उन चीजों के ऊपर फोकस करें जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं जो घटित हो। हम अगर देर नहीं होना चाहते हैं तो हमें अपने सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा कि मैं समय पे पहुंचूं, इस बात के बजाय कि मैं देर ना हो। क्योंकि हमारा अवचेतन मन नकारात्मक चीजों को नहीं समझता, उसे नहीं समझ में नहीं आता। मैं देर नहीं होना चाहता, मैं गलती नहीं करना चाहता। अब इसमें आप नहीं को हटा देंगे तो वही चीजें घटित हो रही हैं जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रणाम करता हूं आपको। कितनी सुंदर सी बात यहाँ पर निकल कर आई दर्शकों की। यहाँ पर साकेत जी अपने शब्दों के जरिए और अपने अनुभव के जरिए कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो आपके नो को नहीं पढ़ पाता है, वो सिर्फ सकारात्मकता को जानता है। क्योंकि नो का कोई आकार नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता। जैसे साकेत जी कह रहे हैं कि वो जो चीजें स्वरूप है जिनका, उन्हीं को ही समझ पाता है। और बिल्कुल सही भी है कि आप जो चीजें दृश्य रूप में देखते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, और सिर्फ शब्द कहें या इस तरह की चीजें जिनका कोई आकार नहीं होता उसे आत्मसात करने में बड़ा
मुश्किल होता है। और इसीलिए शायद हमारे जिस जीवन की हम लोग बात करते हैं उसके अंदर साकार को ज़्यादा महत्व दिया गया है कि मूर्ति पूजा की बात करें और जो चीज़ें हैं उनको कहा गया है कि इस तरह का देखते तो कहीं न कहीं आप एक चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं, उसी तरफ झुकने की कोशिश करते हैं। तो यही बात साकेत जी भी कह रहे हैं कि आपका जो मस्तिष्क है वो सिर्फ़ सकारात्मक चीज़ों को, ये आकार वाली चीज़ों को, जो साकार हैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ पाता है। तो आप नो कह के उन्हें ज़ाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि नो का कोई स्वरूप नहीं है। कोई चेहरे में, कोई दिमाग में आपको ऐसी कोई आकार नज़र आता है नो के नाम से? नहीं आता। बस यही समस्या है जिसको साकेत जी ने यहाँ पर समझाया है। तो उस नो को सुनील छोड़ जी, देते मैं बाकी थोड़ा सारी बोलना चाहूंगी। जी, सर। वो साकेत जी ने बोला है और उसमें एक भरोसा, ट्रस्ट जो बोलते हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं अपने शब्दों के ऊपर, आपको ट्रस्ट होना बहुत जरूरी। होता क्या है कि हमको 2 मिनट नूडल की आदत है हाँ, कि हमने बोला और हमारे सामने 1 2 3 हो जाना चाहिए। हम ट्रस्ट नहीं करते, फिर हम बोलते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। भरोसा बहुत जरूरी। भरोसा, सही बात है। भरोसा तो भगवान होता है, अगर आपको हो जाए तो पत्थर भी ईश्वर है और वरना तो ईश्वर भी पत्थर हो सकता है। ये रीना जी ने बहुत महत्वपूर्ण सी बात हमारे साथ में रखी है कि भरोसा होना बेहद ज़रूरी है, सकारात्मक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। जब पॉजिटिव अप्रोच होती है तो आप जीवन में कुछ पा सकते हैं। तो इस बार आपको चाहिए मंजिल पहुँचना है और समय पर पहुँचना है, तो आप ये कहिए कि मुझे समय पर पहुँचना है, लेट नहीं होना है। ये बात जीवन के अंदर मत लेके आइए, दिमाग के अंदर मत लेके आइए। आप देखिए आप समय पर पहुँच जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद साकेत जी कि आपके ज़रिए हम निसंदेह अपने लक्ष्य तक समय पर पहुँचेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। और निसरीन जी की तरह एक बार फिर से मैं रूबरू होना चाहूँगा। निसरीन जी, सवाल ये निकल कर आ रहा है यहाँ पर, हम बात कर रहे थे भावनाओं को लेकर भी कर रहे थे। तो जो ये भावनाएँ होती हैं, अब भावनाएँ दोनों तरह की होती हैं, जैसे कि साकेत जी ने भी ज़िक्र किया है कि कई बार आदमी डल भी हो जाता है, कई बार स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है और पॉजिटिव भी हो जाता है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अब ये तो आप जानती हैं बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियों के ऊपर भी निर्भर कर रही होती हैं। तो यहाँ पर सवाल ये भी निकल कर आता है, जब हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करना जब चाह रहे होते हैं, तो भावनात्मक रूप से अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें कि हम अपने आप को उस चीज़ के नज़दीक लेकर जा सकें और कितना वो फ़र्क डाल पाती है? इसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालें। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आपने जो साकेत जी ने जो बताया कि हम लोग यू नो द यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड द वर्ड नो। यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि दुनिया में नेगेटिव और पॉजिटिव जो जो हम लोग देखते हैं वो अपना ही एक बनाया हुआ दायरा होता है। इट इज समथिंग व्हिच वी हैव क्रिएटेड। वी थिंक दैट दिस इज नेगेटिव, बट व्हाट इज जो है सो है। हम लोग उसको एक लेबल देते हैं कि वो नेगेटिव है, या हम लोग उसको लेबल देते हैं कि ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर इफ दिस समथिंग व्हिच इज पॉजिटिव, which is giving you the motivation to move forward, then why not? So जब भी हम लोग एक नेगेटिव इश्यू फेस करते हैं तब we need to give a story to ourselves, a story that is going to help us be positive. एक एग्जांपल के साथ I will give you कि एक one man, he goes and leaves his mother in the jungle at night. तो रात को बहुत सारे आवाज आते हैं, sounds of animals. So one person comes and asks के what are these sounds? So this lady says, I don't know, maybe there is a watering hole somewhere and some animals have come to drink water, उसका ही आवाज है। और जब that man hears this, he says, maybe this is the way it is. That was an angel from God who had come to ask this question. And morning when this man comes back to his mother, he says his mother is healed and hearty, and he's very happy that his mother's got gifts from God. Now when his wife sees this, she says, you go and keep my mother also in the same place. अभी वही टाइम है, रात, मिडल ऑफ द नाइट, वही जगह है, मिडल ऑफ द जंगल, और वही आवाज है। और वही एक एंजल आता है और पूछते हैं कि ये सारे साउंड्स क्या है। दिस लेडी सेज, oh, I don't know what this sound is. There is so much of maybe it is wild animals, they will come and eat me. So the angel says, maybe that is the way it is. So here I don't want to take this story further, but I want to bring your attention to this. Both these ladies are in the same situation.
But when asked this question, one lady gave a very positive outlook and a positive story to that sound, because she did not have any visuals. She did not see anything. She was only able to hear certain things. So she gave a very positive story to that. So she got a positive outlook and a positive, जो भी उसके साथ हुआ वो positive हुआ. And the other lady who was afraid, उसने एक story create की कि ये सारे wild animals मेरे को खा जाएंगे. So when you are faced with a situation, you are always creating a story. It depends on you what kind of story you want to create, because eventually जो results हम लोगों को मिलेंगे, it will be based on the story that we create for our life. We are the author of our own life. We are the author of our of the story. We are the heroine. We are the producer, director. सब कुछ हम ही हैं. तो हम लोग को ये एक कॉन्शियस एक डिसीजन लेना पड़ता है कि किस तरह की लाइफ हम जीना चाहते हैं, और उसके मुताबिक we have to create a story, and when we create that kind of a story, the results that we will get will be based on the story that we create. बहुत सुंदर, बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर रखी है नसरीन जी। दर्शकों, कितनी महत्व की सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में शामिल ही नहीं हो रही होती हैं, और हमने उन दूसरों को सुनकर, देखकर अपने जीवन में शामिल कर लिया जाता है। और शायद इसे ट्रॉमा कहते हैं कि आप उस दूसरे के साथ ही घटना को अपने जीवन में देखने लग जाते हैं, जबकि उसका उससे उतना गहरा ताल्लुक नहीं होता जितना जैसे कि इसके साथ में घटी थी उसके साथ में हो रहा होता। तो अपने आप को चीज़ों से इतना कनेक्ट करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ही एक सवाल हमारे साथ में आया है, सुधांशु जी ने पूछा है, और मैं रीना जी से लेने की इजाज़त चाहूँगा। रीना जी, सुधांशु जी हैं हमारे साथ में। शायद ये जो नसरीन जी की जो बात है उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सवाल पूछा है कि आजकल मैं किसी प्रकार की नकारात्मक खबर सुनता हूँ या कोई दंगा होता है तो मेरे मन में जो आक्रामक विचार आते हैं मैं उन्हें कैसे दूर कर सकता हूँ? क्योंकि आजकल हम लोग सब सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया हम लोग देखते हैं, कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है। तो ये जो नेगेटिविटी है, अब हमें सोशल मीडिया से कनेक्ट भी रहना है और अपने आप को कैसे संतुलित करें, क्योंकि नसरीन जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि दूसरों के साथ घटना घटी है, दूसरों के साथ बातें हो रही, लेकिन हम अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ऐसे सुधांशु जी की नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, और उसी वजह से फिर ये अलगाव पैदा हो जाते हैं, बलवे पैदा हो जाते हैं, समस्याएं आ जाती हैं, लोग सड़कों पर आते हैं और नफरत पैदा हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और नॉर्मली हम ह्यूमन बीइंग ऐसे ही करते हैं। किसी और के घर में झगड़ा हो रहा होता है, वो देख के आते हैं, और अनचाहते हुए भी हम लोग वो झगड़े का स्ट्रेस, वो इमोशन और वो फ्रीक्वेंसी साथ में ले आते हैं। अगर आप कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो दंगा है या फसाद है, आप ये सोचिए कि आप अगर एक दरिया के किनारे बैठे हैं, दरिया का पानी बह रहा है, उसमें फूल आ रहा है, उसमें पत्ते आ रहे हैं, उसमें जली हुई लकड़ी आ रही है, उसमें शायद एक लाश भी आ रही है। आप क्या करते हैं? आप खाली दृष्टा है, आप खाली देखते हैं, बिकॉज वो आपकी लाइफ में नहीं है, आप पानी में नहीं उतरे हुए। तो जब भी आप अगर कोई सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं, आप उससे कनेक्ट मत कीजिए, खाली दृष्टा बनिए, कर्ता मत बनिए। अपने आप को डिस्कनेक्टेड रखिए। इमोशंस आते हैं, आप जब कोई कॉमेडी सीरियल देखते हैं तो आपको हंसना आता है, आप अच्छा गाना सुनते हैं तो उसमें मनमोहित हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई सीरीज दिख रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये राइट्स हो रहे हैं, या किसी ने किसी को मार दिया, या आज ये हो गया, उस वक्त कुछ क्षण के लिए आप वो क्षण में रहिए। डिस्कनेक्ट योरसेल्फ। Disconnecting yourself is the most important thing to live in today's life. You should know, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस का स्ट्रेस आप घर पे नहीं लेके आए, आपको डिस्कनेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि घर वालों का कोई कसूर नहीं है कि आप अपना उनकी फ्रस्ट्रेशन, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन आप घर पे निकालें। ऐसे ही हर चीज का डिस्कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। आप ये सीख ले सकते हैं सोशल मीडिया से कि वो सब चीजों का पात्र मैं कभी वो चीजें ना करूं जो वहां पर हो रही। We can take a very positive lesson. I can't stop it, but I don't want to be a part of it. So I always say, see and leave it.
बहुत महत्वपूर्ण बात की, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है रीना जी, और सुधांशु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने बड़ा महत्वपूर्ण सा सवाल यहाँ पर लिया, और मुझे लगता है कि आपके सवाल के जरिए बहुत सारे दर्शक जो उस कार्यक्रम जुड़ रहे हैं और आगे जो उस कार्यक्रम को देखेंगे उनको अपनी समस्या का समाधान मिलने वाला है, क्योंकि रीना जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आप समस्या का हिस्सा ना बने, आपको जो बनना है वो समाधान का हिस्सा बनना है, आपको दृष्टा की तरह कार्य करना है कि आप सब चीजें होते देख रहे हैं और आप ये देखिएगा अपने सुधार कैसे सकते हैं। जब आप समस्या का हिस्सा बनना शुरू कर देते हैं, उसका नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं, तो मुश्किल जीवन में शामिल हो जाती है। आप ये देखिए कि आप इन चीज़ों को सुधार कैसे सकते हैं, और सुधार आप तब सकते हैं जब भीतर से शांत रहते हैं, तो स्थिर रहते हैं। तो शांत और स्थिर रहिए और समस्या का हिस्सा बनने के बजाय समाधान की तरफ रुख कीजिए। आप देखिएगा कि आप बेहतर बढ़ कर पा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण सी बात जो रीना जी कही है वो ये भी है कि गीता में भी इसका जिक्र आता है कि आप कर्ता बनने की कोशिश ना करें। हमें लगता है कि हम इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, हम ही करने वाले हैं। आप उस तरह से रहें कि जैसे आप इससे दृष्टा भाव वाली जो बात है रीना जी की, उस तरह से अगर आप विचार करना शुरू करते हैं तो अच्छे परिणाम पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। और साकिब जी की तरफ बढ़ना चाहूँगा। साकिब जी, आप एक्सेस कॉन्शियसनेस में सिद्धहस्त हैं, तो यहाँ पर मैं एक्सेस कॉन्शियसनेस को लेकर भी एक सवाल लेना चाहूँगा कि जब हम बात करते होते हैं थॉट्स की, इमोशंस की और फिजिकल बॉडी की, तो इनकी जो रिलेशनशिप है आपस की, उसको एक्सेस कॉन्शियसनेस किस तरह से देखता है, और वो जिससे कि आप जो डिजायर जो चाह रहे हैं लाइफ के अंदर की रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएं उनको पूरा करने के लिए। सर, एक्सेस कॉन्शियसनेस जो है वो किसी भी चीज को पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखता है। हम ये नहीं मानते कि कोई चीज जो है वो सही है या गलत है। हमारी आदत ये होती है कि हम दो तरीके से जीवन जीते हैं, या हम किसी चीज का रेजिस्ट और रिएक्ट करते हैं, या अलाइन और एग्री हो जाते हैं। या तो हम किसी चीज का विरोध करते हैं या हम उसको स्वीकार करते हैं। एक्सेस कॉन्शियसनेस कहता है कि एक तीसरा रास्ता भी है, जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू का रास्ता, कि हम ना उसे स्वीकार करें ना हम उसे विरोध करें। जब हम किसी चीज को विरोध करते हैं तब भी हम उसमें ऊर्जा देते हैं, और जब हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो भी हम उसमें ऊर्जा देते हैं। तो अगर हम मध्यम मार्ग में चलें, अगर हम इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में चलें, तो हम चीजों को जो है बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा, और हम एक ऐसा रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं जो डिफरेंट रियलिटी हो, जो हमारे लिए वर्क करे, और हम अपना एक जीवन जो है निर्माण कर सके। एक्सेस कॉन्शियसनेस में बॉडी और माइंड को लेकर के थेरेपीज हैं, जैसे कि एक्सेस बार्स एक टूल है। ऐसे तो एक्सेस कॉन्शियसनेस में कई सौ टूल्स हैं, बट बार्स एक ऐसा टूल है जिसमें हमारे सर में, हमारे हेड में जो है 32 पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर में पर्टिकुलर अलग अलग चीजों को लेकर के पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं, जो पॉइंट हमारे लाइफ से जुड़े हुए फील्ड्स हैं, जैसे मनी हो गया, हमारी बॉडी हो गई, हमारी हीलिंग हो गई, हमारे मैनिफेस्टेशन को लेकर के हो गया, हमारे पीस, काम और सारी चीजों को लेकर के हो गया। इसमें एक थेरेपिस्ट जो है वो ऊर्जा का प्रवाह करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो उसमें से तरंग जो है निकलती है, और हम उस पॉइंट को टच करके उससे जुड़ी हुई बिलीफ्स को जो है रिलीज करते हैं, जो हमको एक फ्री स्टेट ऑफ माइंड में ले जाने में, और हमारी निगेटिव और तमाम तरीके की पॉइंट्स ऑफ व्यू जो हम क्रिएट करके रखे हैं, बिलीफ सिस्टम जो हमने बनाया है, उसको निकालने में हमारी मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही कहना चाह रहे हैं मस्तिष्क में अलग अलग चीज़ों को सोचने के लिए अलग अलग स्थान होते हैं, और आप उन्हें ही छूकर या जैसे भी आप उस पद्धति के जरिए करते होंगे या उसके जरिए उन चीज़ों को स्टिमुलाई करते हैं और जीवन को उसी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सी बात साकिब जी ने जो कही दर्शकों, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम लोग विरोध करने की बजाय या उसे स्वीकार करने के बजाय उन्हें वही जो बात रीना जी की तरफ दृष्टा होकर देखने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि किसी भी कारण से अगर आपकी ऊर्जा कनेक्ट होती है, अगर वो हर्ष से होती है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ न कुछ तो प्रतिफल जरूर मिलेगा। आप पैसा देंगे तो पक्की बात है कोई ना कोई चीज़ तो आपको जरूर मिलेगी। अब आपके लिए अच्छी है या नहीं है ये तो बाद में पता चलता है। तो ये ऊर्जा है, ये भी आपके दिए हुए धन की तरह ही है, उसमें एक राशि की तरह है जो आप पे करते हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आप हर चीज़ के लिए ना करें, आप उन चीज़ों के लिए उस चीज़ को खर्च करें जो आप जीवन में चाह रहे होते हैं। हर चीज़ के अंदर बेवजह अपने आप को विरोध प्रदर्शित करने से और एक्सेप्टेंस जाहिर करने से बचने की
कोशिश करें। जब आप इस तरह से करेंगे, दृष्टा भाव से कार्य करना शुरू करेंगे, तो साकेत जी के अनुसार आप जीवन में ज़्यादा अच्छा कर पाएँ, क्योंकि आपके पास आपके पैसे कहीं वो बचे हुए हैं, आपकी एनर्जी आपके पास में बची हुई है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप अपनी सेविंग रखेंगे तो फिर कहीं बेहतर समय में काम आ सकती है। तो साकेत जी की इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद साकेत जी, प्रणाम करता हूँ। अगला सवाल मैं एक बार फिर से रीना जी की तरफ हमारी निसरीन जी की तरफ लेना चाहूँगा। निसरीन जी, मैं थोड़ा-सा अब कार्यक्रम बिल्कुल समापन की तरफ हम पहुँच चुके हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा जो इमोशनल प्रोसेसिंग थेरेपीज़ होती हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा आप प्रकाश डालें और बताएँ किस तरह से ये बेहतर एक्सपीरियंसिंग ऑफ लाइफ के लिए काम आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि देयर इज एन अवेयरनेस। ये कोविड जो आया था ना, वो अपने लिए एक एक अच्छी चीज छोड़ के गया, वेयर वी स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन आवर मेंटल हेल्थ, where mental health came into the fore. We have always been thinking, especially in India, that mental health को इतना ज्यादा importance देने की जरूरत नहीं है। जब पुराने जमाने में लोगों को अगर बोला कि आई एम गोइंग टू मेंटल हेल्थ पर्सन, जो श्रिंक बोला जाता है, अगर मैं बोल देती हूँ कि आई एम गोइंग टू सच अ पर्सन, immediately I would have been labeled as a mad person. लेकिन जब ये कोविड आया, सबको पता चला कि we are all on our own. So जब ये हुआ, तब we started taking an active interest in the way we look at ourselves, the way we look at our relationships, the way we look at life in general. क्योंकि during COVID हम लोगों ने देखा कि आज कोई है, कल नहीं था. It became very very evident कि आज life is so unstable. कभी भी कुछ हो सकता है. And that is what prompted us to take an interest in mental health. And all these things which Saket ji and Reena ji have been talking about, these modalities really help you get to where you really want to live. Because अपनी बर्थ राइट है कि हम अपनी जो लाइफ है उसको जिस तरह से हमको द वे वी एनविसाज आवर लाइफ, उस तरह से जीने का हमको बर्थ राइट है. सो वो बर्थ राइट को हमको हासिल करने के लिए, इफ वी नीड टू गो टू अ थेरेपिस्ट, गो टू अ हीलर, देन बिकॉज इंडिया में एक्चुअली हीलिंग हैज बीन सच अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. हम लोग बहुत सालों से, बहुत एंशिएंट टाइम से वी बीन गोइंग टू हीलर्स, एंड व्हेन वी गो टू हीलर्स we are able to get a sense of balance in our life, a way in which we probably would not have thought about living, but जब एक हीलर या एक काउंसलर या जो भी एक थेरेपिस्ट होता है, हम लोगों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लाइफ देता है. देन वी स्टार्ट सीइंग लाइक साकेत जी ने बोला कि हम लोगों को एक अलग नजरिया, जो मिडिल पाथ होता है, वो हम लोगों को नहीं पता होता है. एंड इट इज व्हेन वी गो टू अ therapist or a healer that we come to know about this part. And then eventually तो अपने ही ऊपर है कि ये पाथ मेरे को फॉलो करना है कि नहीं करना है. लेकिन even if sitting at your home watching this program and getting a small little shift in your lifestyle and in your mind, in your mindset, for example, अगर वो होता है तो हम लोगों ने यहाँ पे आके हमारा जो 2 bit जो शेयर किया, that is worth whatever we've done. I really want to thank Sunil ji for bringing this show together so that we can come and we can put forward whatever we would like to say, because ये एक जो mental health का जो issue है आज इंडिया में, everyone is taking it seriously. There are celebrities who are endorsing mental health, and that is what we really need to stand up for. And really I would really like to thank Sunil ji for bringing this program so that all of India also can become aware of all these therapies
and take their mental health seriously. बहुत बहुत धन्यवाद निश्री जी। सब आप जैसे गुणी जनों का ही सानिध्य है कि जिसकी वजह से बहुत संभव हो पाया। आज से 3 साल पहले हमने इस कार्यक्रम को जब शुरू किया था तो मैंने खुद ने भी सोचा था और सोचा कि शुरू में इतनी सफलता मिल भी नहीं रही थी। लोग इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहते थे, एक्सपर्ट आना बड़ा मुश्किल होता था, एक्सपर्ट आ भी जाते थे तो दर्शक नहीं जुड़ते थे, बहुत कम व्यूज आते थे। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे शो के हजारों के तादाद के अंदर व्यूज आते हैं, सवाल आते हैं, उन समस्याओं के समाधान होते हैं। बहुत बार मेरे पास पर्सनली मैसेज आता है कि आपके इस कार्यक्रम को देखने की वजह से हमें ये फायदा हुआ, तो बड़ा सुकून सा मिलता है और ये सब आप जैसे गुणीजनों की वजह से संभव हो पाया। मैं आप सभी को और अभी तक जो इस मंच पे हम सबको प्रणाम करता हूँ कि आपकी जो ऊर्जा है, जो साकिब जी कह रहे थे कि आप लोगों ने जो ऊर्जा इस मंच के जरिए प्रवाहित की है, उसी का ही असर है कि ये कार्यक्रम इतना अच्छा फल दे पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक सवाल के तौर पे और लेना चाहूंगा, रितु नांगिया जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और रीना जी वो आपसे एक सवाल करना चाह रही, वही पूछना चाह रही, इफ आई एम नॉट गेटिंग माई मैनिफेस्टेशन, am I doing to it wrong? Is there a time period for it to manifest? ये बड़ा महत्वपूर्ण सा सवाल है कि ये कोशिश कर रही नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए कहा कि there is no right, there is no wrong, and I add to it, please trust. आप अगर बोल रहे हैं कि अगर मुझे ये चाहिए, तो जरूरी नहीं कि आपने बोला कि मुझे चाहिए तो वो तथास्तु होके पहुंच जाएगा, मगर पहुंचेगा जरूर। आपकी दृढ़ता और आपका जो ट्रस्ट है वो होना चाहिए कि मैंने बोला है तो होगा ही। ट्रस्ट मी, इट विल हैपन। छोटी सी And बात I have seen wonders happening. I have seen wonders happening. मेरे clients तो इतनी सारी टेस्टिमोनीज हैं, मैं 3 महीने बोलते हैं, 3 महीने में हो जाएगा, बोलते हैं रिन्यू कैसे होगा, मैं बोला हो जाएगा, भूल जाओ इसके बारे में, हो जाएगा। भोले भाव जब करते हो ना, सब कुछ होता है। एक हमारा ट्रस्ट ही है, भरोसा ही है, जो हम पानी को तीर्थ समझ के पीते हैं जब हम मंदिर में जाते हैं, है तो पानी ही ना। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही। तो आपका अगर ट्रस्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। दुष्यंत कुमार साहब इस बात पे शेर है कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। कि आपका विश्वास, आपका यकीन अगर आपके भीतर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग चाहे कितना भी कहें, कितने में नेगेटिव करने की कोशिश करें, चाहे आपको लगे कि रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रीना जी जो बात कही है, अगर वो भरोसा आपके भीतर है तो आप मान के चलिए कि आपके अगले कदम पर वो भगवान जिसे आप पाना चाहते हैं मिलने वाला है। उसके लिए दृढ़ होना पड़ेगा, निर्भीक होना पड़ेगा और सर्वस्व समर्पित करना पड़ेगा। इसे बर्निंग डिजायर बोलते हैं, एक ऐसी इच्छा शक्ति जिसके जरिए आप अपने आप को उस चीज से दूर नहीं कर पा रहे होते। साकिब जी कुछ कहना चाह रहे थे। साकिब जी स्वागत है आपका। मैनिफेस्टेशन में एक चीज जो मैंने सीखी है कि बहुत मौकों पे हम जो विचार करते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। उसके पीछे कारण है कि हमेशा जो थॉट बिहाइंड द थॉट है वो मैनिफेस्ट होता है। कि जो भी आप विचार कर रहे हैं उसके पीछे का विचार क्या है, जो वाय है, जो क्यों है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को करने के लिए। और जैसा रीना जी बता रही हैं कि विश्वास करना होगा, उसमें एक ऐसी चीज है कि जब आप किसी बीज को बोते हैं तो आप बीज बोने के बाद उसमें अपना विश्वास, अपना खाद, अपना पानी डालते हैं और उसका इंतजार करते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं किसी चीज से, आप लेट गो नहीं कर पाते हैं, तो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि आप हर तीसरे दिन उस गड्ढे खोद के देखते हैं कि इस बीज में कुछ अंकुरण हुआ या नहीं, तो वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर आपको किसी चीज को मैनिफेस्ट करना है तो आपको उसको लेट गो के स्टेट में जब तक आप नहीं जाने देंगे, जो शायद बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे वीडियोस में छूट जाता है, कि आपको उसको छोड़ना सीखना पड़ेगा। बिना छोड़े आपको चीजें नहीं मिल पाएंगी। आप बीज बोइए, विश्वास रखिए, अपना कर्म करिए और उसको छोड़ दीजिए। रोज अगर आप उस बीज को खोद के देखेंगे तो वो कभी भी अंकुरित नहीं होगा, कभी भी फलीभूत नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही। हमारे वेदांत में इस बात को कहा भी गया है कि आप असत्य को, जिसे अंधेरा समझते हो, उसे हटाते जाइए, आप देखिएगा आपके पास जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश बचने वाला है। आपको सिर्फ चीजें हटानी है, छोड़ते जाना है, गिव अप करते जाना है। शायद इसे ही मोक्ष का रास्ता कहते हैं। हम चीजों से कनेक्ट हुए बैठे हैं, हम इससे जुड़ जाते हैं, हम उससे जुड़ जाते हैं। तो ये जुड़ने की जो कवायद है, इसे थोड़ा सा कम करें और अपने लक्ष्य से जुड़े रहें और आप देखिएगा कि बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। साकिब जी से एक आखिरी सवाल के तौर पर मैं लेना चाहूंगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सा सवाल यहाँ पर उन्होंने आप ही को इंगित करते हुए पूछा है।
सक्षम दास साहब ये अपना नाम बता रहे हैं, ये कह रहे हैं साकेत जी जैसा आपने पीछे कहा था उसी बात को लेकर पूछा है, बट हाउ टू चेंज द थॉट प्रोसेस बिकॉज दिस थॉट प्रोसेस हैज बीन क्रिएटेड सिंस आवर चाइल्डहुड एंड इट्स इन आवर डीप रूट्स ऑफ थॉट्स। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें बचपन से ही बहुत सारी परवरिश मिली होती है कि ऐसा सोचो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, और फिर उसे बदलना बड़ी मुश्किल होती है। आप ये देख लीजिए कि किसी को बता दिया कि भैया ये भगवान है और ये नहीं है, तो जिसे भगवान बता दिया ना, फिर वो चाहे कुछ भी हो, वो उसके जब तक माथा नहीं करेगा तब तक भीतर से कांपता रहता है। परीक्षा देने गैर कहा, किसी ने कहा था साहब ये करके जाओगे तब आप पास होगे। मंदिरों में तो ऐसा होता है, एग्जाम से पहले भीड़ लग जाती है मंदिर मस्जिदों में सभी के अंदर कि साहब अब हमारा अच्छा हो, तो ये कहीं ना कहीं बैठा दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत जो डीप रूटेड हो जाती है चीजें हमारी लाइफ के अंदर। ये जैसा उन्होंने अपने सवाल में ही पूछा है कि ये बचपन से हमारे बीच में जो है डीप रूटेड हो गई हैं और वो चीजें एकत्रित हो जाती हैं। जी तो जी। उसको हटाने के लिए एक, जैसे किसी कमरे में अंधेरा है तो उस कमरे के अंधेरे को आप तलवार लेकर के काट नहीं सकते। उस कमरे में अगर आपको रोशनी की जरूरत है तो आपको दिया जलाना पड़ेगा। तो आपको धीरे धीरे जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव चीजों से, और जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हैं या जिस तरीके की चीजें आप अपने जीवन में चाहते हैं उस तरीके के लोगों से, उस तरीके के विचार से, उस तरीके की किताबों से। आज हमारे पास यूट्यूब के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो आपको सकारात्मक चीजों को इंड्यूस करना पड़ेगा, तब आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग जो है वो बदलेंगी। आप लगातार जो, अगर आपको किसी गमले में पौधा लगाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? सबसे पहले उसमें की खरपतवार को निकालते हैं, फिर उसमें आप नया बीज बोते हैं। तो पॉजिटिव चीजों को अपने जीवन में जो है आपको लगातार देना पड़ेगा और समय लगेगा इसमें। आप जो 30 साल की कंडीशनिंग है उसको 30 मिनट में नहीं बदल सकते। हम एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, एक पॉजिटिव प्रोग्राम देखते हैं और सोचते हैं कि अगले ही पल जीवन में चमत्कार घटित हो जाए और चीजें बदल जाएं। तो जो 30 साल से एकत्रित हुआ है उसको थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप जो है सकारात्मक चीजों को अपने जीवन में डालिए और जैसा आज आप सोच रहे हैं वैसा ही आपका भविष्य निर्मित हो। बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये सारी चीजें पल भर में नहीं होती, हथेली में सरसों नहीं जमते, उसके लिए वक्त देना पड़ता है। सुल्तान अख्तर का कुछ ऐसा एक शेर है कि मैं वो सहरा जिसे पानी की हवस ले डूबी, तुम वो बादल जो कभी टूट के बरसा ही नहीं। तो हमें टूट के बरसना होगा, हमें यकीन करना होगा कि हमें चाहिए क्या। जो चीजें हम चाह रहे हैं, जो लक्ष्य हम चाह रहे हैं, वो तो तरस रहे हैं हमारे लिए, वो हमें पाना चाह रहे हैं, लेकिन हम ही कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। तो दर्शकों, हमारे जो एक्सपर्ट ने जो बातें कही हैं उनको सुन के आप भी टूट कर बरसने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो लक्ष्य जिन्हें आप पाना चाहते हैं वो आपसे 100 गुना ज्यादा आपको पाना चाहते हैं। जो आपको पाना चाहते हैं उसको पाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? वजह साकेत जी ने जो बताई है कि हम टूट कर बरस नहीं रहे हैं। हमें तैयार होना पड़ेगा उन डीप रूटेड थिंग्स को, उन बिलीफ्स को छोड़ने के लिए जो हमें बेड़ियां जकड़ते हैं उस मंजिल को पाने से, उस लक्ष्य को पाने से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में साझा की। हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत सवाल भी निरंतर पूछे जा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि पुनः आप लोगों को आमंत्रित किया जाए, ऐसा ही कोई एक और शो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाए। तो मैं पुनः आप लोगों से आगामी किसी शो के लिए यहीं से अभी से निमंत्रण देना चाहूँगा। आप इस कार्यक्रम के जरिए आएँ और आपकी जो लोगों को जो बातें पसंद आई हैं और जो मार्गदर्शन आप लोगों ने दिया है उनके जीवन में एक प्रकाश महसूस कर रहे हैं। तो आपका अपना जो जीवन का अनुभवों का जो प्रकाश इस मंच के जरिए फैलाइए, जिससे इस तरह के जो लोग हैं लाभान्वित हो सकें, क्योंकि ये भी एक तरह का पुण्य का कार्य। और दर्शकों, आपसे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, हमारे जितने अतिथि आज बैठे हैं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ये महत्वपूर्ण बातें, वो अच्छाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि अगर आप इसे फैलाएंगे तो आप मान के चलिए ये भी आपके लिए एक पुण्य का कार्य होगा। क्योंकि अच्छाई सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद अच्छा करें, किसी दूसरे ने अगर अच्छा कर रखा है तो भी अगर आप दूसरों में प्रसारित करते हैं तो वो भी एक पुण्य का कर्म है। तो इस वीडियो को जितना अधिक आप शेयर कर सकते हैं वो शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट आए हैं इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मंथन यहाँ पर किया है और निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि जो इस कार्यक्रम को देखेगा और इसका अनुसरण करेगा वो अपने जीवन में सुकून की बहाली अवश्य ही कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों एक्सपर्ट्स का और जिससे मंच के ऊपर आए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम से जुड़े और बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो रखे, जिसके कारण ये जो कार्यक्रम है और समृद्ध हो पाया। पुनः इस मंच के ऊपर मिलेंगे किसी अन्य विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आगे चाहूँगा, सबका शुभ हो।